कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 3, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके अब हम 3 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है प्लेलिस्ट की, उससे आप जो है सारे वीडियो देख सकते हैं, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो चलिए चालू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर में। किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते जाता है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है। ये समझ लीजिए कि इसमें कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है। जैसे मान लीजिए बना हुआ है ये कोई परमाणु की संरचना है। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो तीसरा प्रोटॉन बढ़ेगा। जैसे जैसे नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होंगे, प्रोटॉन से क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जिससे इसका आकार क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ग में। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में नीचे से ऊपर आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए हम पहले तत्व को ले लें यहाँ, तो पहले तत्व में 1 कोष होगा, दूसरे तत्व में 2 कोष हो जाएंगे, तीसरे उसमें 3 कोष हो जाएंगे, चौथे समूह में 4 कोष हो जाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी और उसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसको आप फिर से समझ लीजिए। किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो आप समझ लीजिए, किसी आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। अब क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते जाता है और कोषों की संख्या स्थिर रहती है, कोष नहीं बढ़ते हैं, केवल उसमें परमाणु में नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश का मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण भी बढ़ जाता है, और जब आकर्षण बढ़ता है तो पास आ जाते हैं, जिससे उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसी तरह से किसी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि हर वर्ग में कोषों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जैसे हम आते जाते हैं नीचे की ओर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों? तो चलिए देखते हैं। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम हो जाती है। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है प्रोटॉनों का आवेश। यदि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन ज़्यादा होने से नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बीच, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित होते हैं, तो इस तरह से जब ज़्यादा आकर्षित होंगे तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से उच्च होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नाभिक हो गया, और इसके नाभिक में फिर से देख लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ, फिर से देखिए। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें धनावेश आ जाएगा, तो इसका नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, बाकी जो बचे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ये नाभिक से ज़्यादा बंधे होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है, उच्च होता है। इसी तरह से तृतीय आयनन विभव का मान और अधिक उच्च हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं वैसे वैसे नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक से बंध जाते हैं,
जिसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब इसी को समझते हैं कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण बाहरी कोश से द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल नाभिक द्वारा बाहरी कोश पर लग रहे आकर्षण बल को कम कर देता है, जिसके कारण संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा दृढ़ता से नहीं बंधे रहते हैं। इसे ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब बाहरी कक्षा में यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो जो नाभिक है वो इनको आकर्षित करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कम आकर्षित करता है। इसे ही इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से आकर्षित होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, तो नाभिकीय आवेश से उनका प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल जो होता है कम हो जाता है, प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाता है। तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं वो अच्छे से नाभिक से नहीं बंधे होते हैं। इसे ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं हैं, व्याख्या कीजिए। तो चलिए समझते हैं संक्रमण तत्व क्या है। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 से 10 तक ns1 से 2 होता है। जिंक, कैडमियम, Hg ये संक्रमण तत्वों की विशेषताएं नहीं दर्शाते हैं। इन तत्वों की आद्य अवस्था माने मूल अवस्था और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ये इससे व्याख्या का पता चलता है, क्योंकि जब आंशिक रूप से डी भरता है तो संक्रमण तत्व कहते हैं। जिंक और कैडमियम, Hbm के जो डी कक्षक होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में भी पूर्णतः भरे होते हैं और आद्य अवस्था में भी पूर्णतः भरे होते हैं। अगला प्रश्न है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी स्पीसीज का नाम लिखिए जो निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो यहाँ फ्लोरीन माइनस के साथ हमको बताना है सम इलेक्ट्रॉनिक और आर्गन के साथ। तो ऐसे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन फ्लोरीन में -1 है, इसलिए 1 जुड़ गया तो इसमें 10 आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इसी तरह से देखिए सोडियम है तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है, 11 में से 1 ये त्याग कर देता है तो ये भी क्या होता है? 10। मैग्नीशियम में ये क्या होती है? 12, इसमें 2 त्याग कर दिया तो ये भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, 3 निकाल दिए तो इसमें कितने बचे? 10। इसी तरह नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, इसको 3 मिल गए तो क्या हो गया? 10। ऑक्सीजन में होते हैं 8, इसको 2 मिल गए तो ये भी क्या हो गया? 10। तो ये धनात्मक वाले और ये ऋणायन वाले, ये सारे क्या हैं? इसके साथ फ्लोरीन के साथ कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक है। सब कुछ एक दूसरे से सम इलेक्ट्रॉनिक वाले स्पीसीज हैं। इसी तरह से देखते हैं आर्गन है तो आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18, तो यहाँ पर ये सल्फर की होती है 16, 16 में 2 इसको और मिल गए तो कितना हो गया? 18। क्लोरीन में होती है 17, 1 माइनस आ गया तो इसका भी क्या हो गया? 18। ये पोटेशियम में होती है 19, 1 त्याग कर दिया तो ये भी क्या हो गया? 18। कैल्शियम में होती हैं 20, ये 2 त्याग कर दिया तो इसमें भी क्या हो गया? 18। इस तरह से ये कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, 1-2 ठो जो आपसे बने, ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है -2.18 × 10⁻⁻18 जूल। परमाणविक हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी जूल मोल के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जो आयनन एंथैल्पी होती है
वो आद्य अवस्था में ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो देखिए इस ऋण की जगह ऋण रख दिए। फिर ये आद्य अवस्था की ऊर्जा कितनी है, ये -2.18 × 10⁻⁸ जूल प्रति परमाणु है, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पर ये किस में ज्ञात करना है, मोल में। तो यहाँ मोल में ज्ञात करने के लिए जो मोलों की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर होता है, वो भर रख दिए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि हम इसको हल कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो 1.312 × 10⁻6 जूल पर मोल, इस तरह से इसको हल करना है। हल करने पर जो आएगा उसको आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है SP-D-F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए S ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS और इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 या 2। फिर P ब्लॉक के जो तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाहर का NS2 NP, तो P में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर D ब्लॉक के जो तत्व हैं उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 से 10 तक, और NS 0 से 2 या 1 से 2 तक भी लिख देते हैं। F ब्लॉक के तत्व हैं तो N-2 1 से 14, N-1 D 0 से 10 और NS जो है 0 से 2 तक। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलिए विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में एक दूसरे के विकर्णतः उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता होती है, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। चलिए उदाहरण देखिए, यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, ये द्वितीय आवर्त है और ये तृतीय आवर्त है, इसका विकर्ण ये कहलाएगा, ये इस तरह से। तो लिथियम के गुणों की समानता किससे होती है, मैग्नीशियम से। बेरिलियम के गुणों की समानता किससे होती है, एल्युमिनियम से। तो हम ये तिरछी लाइन खींचते हैं, तिरछी लाइन को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो ये द्वितीय आवर्त का तत्व है, ये तृतीय आवर्त का तत्व है, तो यही तो पढ़ना है। द्वितीय आवर्त का तत्व तृतीय आवर्त के साथ विकर्णतः गुणों में समानता रखता है। इसी तरह से ये बोरान का गुण किससे मिलता जाएगा, सिलिकॉन से मिलता जाएगा। तो ये सारे जो तत्वों के गुणों की समानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए इस चित्र के अनुसार, द्वितीय आवर्त तथा तृतीय आवर्त के तत्व विकर्णतः एक दूसरे के गुणों में समानता रखते हैं, इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों। तो चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो NH2 2S2 2p3। इसका मतलब ये है कि इसके P कक्षक में सिंगल ये 3 इलेक्ट्रॉन है P वाले में, ये। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो P है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जब हम भरेंगे तो इसमें हो जाएंगे डबल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित वाले और ये हो जाएगा युग्मित वाले। तो ये अर्धपूरित कक्षा है। नाइट्रोजन कैसी कक्षा है, अर्धपूरित। ये अधिक स्थायी होती है, तो अधिक स्थायी होती है, इसलिए इसके आयनन विभव का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में अर्धपूरित कक्षा नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है कि कोई भी उपकोष यदि पूर्ण उपकोष हो या अर्धपूर्ण उपकोष हो तो स्थायी होता है। नाइट्रोजन का P उपकोष, ये P उपकोष कैसा है, अर्धपूर्ण उपकोष है, जबकि ऑक्सीजन का P उपकोष जो है अर्धपूर्ण नहीं है। तो नाइट्रोजन का उपकोष अधिक स्थायी है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए नाइट्रोजन का आयनन विभव का मान उच्च होता है। थैंक यू। इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न इस चैप्टर को हो गए। अगले वीडियो में हम 4 अंक के प्रश्नों को देखेंगे।